अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हमने ये चीज तो साबित कर दी है कि जो फर्स्ट सेल अराइज हुआ था वो प्रोकैरियोट का था। फिर प्रोकैरियोट से यूकैरियोटिक सेल कैसे बना है, ये क्वेश्चन अराइज होता है। इस पर भी साइंटिस्ट ने बहुत सी रिसर्च की है और प्रोबेबली ये पॉइंट याद रखना कि यूकैरियोटिक सेल होते कौन से हैं। इसके लिए आपको आपने जो पार्ट 1 में सेल बायोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ा है उसमें आपने डिटेल डिस्कस की होगी कि सेल ऑन बेसिस ऑफ न्यूक्लियस दो तरह के होते हैं। एक वो सेल थे जो कि प्रो मीन बिफोर, कैरियोन मीन न्यूक्लियस, जो ट्रू न्यूक्लियस से पहले वाले थे, यानी उनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं आया था। तो फर्स्ट सेल वही थे जिनके पास न्यूक्लियस नहीं था। लेकिन जो सेल यू मीन ट्रू, कैरियन मीन न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस रखते हैं उनको कहते हैं यूकैरियोट्स। इट्स मीन पहले जो सेल थे वो प्रोकैरियोट थे, जो सेल थे प्रोकैरियोटिक सेल थे और बाद में क्या बने, यूकैरियोटिक सेल बने। यही चीज है कि हम देखेंगे कि कैसे प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हुआ, तो इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई है। अब यूकैरियोटिक सेल के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आना चाहिए और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज आने चाहिए। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज कैसे बनेंगे और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड कैसे बनेगा, जिसको ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं, ये सारी कहानी होगी इसमें। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आइडिया विच सपोर्ट द एवोल्यूशन ऑफ फर्स्ट लाइफ इन अंडरग्राउंड हॉट वाटर स्प्रिंग इज रेफर्ड एज। ये एक हाइपोथेसिस दिया गया, ये थ्योरी पेश की गई जिसको हम कहते हैं वेंट हाइपोथेसिस या वेंट थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती है कि जिंदगी का आगाज समुंदर की तह के अंदर कुछ हॉट वाटर स्प्रिंग होते हैं, उबलते हुए पानी के चश्मे होते हैं। इनको कहते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट। हाइड्रो मीन वाटर, थर्मल मीन उबलता हुआ पानी, वेंट मीन वो स्प्रिंग उनको कह रहे होते हैं। ऐसे हाइपोथेसिस जो ये कहता है कि लाइफ माइट हैव evolved in some underground hot water spring called vent is called vent hypothesis. हमारे पास चार ऑप्शन है, तो इसमें आंसर क्या होगा, अल्फा वेंट हाइपोथेसिस। यहां से और क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे मैं आपसे एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस का क्वेश्चन बना लूं कि अकॉर्डिंग टू which hypothesis mitochondria and chloroplast was probably a prokaryotic cell that arise या that evolve as an organelle due to endosymbiosis. तो दिस इज कॉल्ड एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस। यहां से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस आर रिलेटेड टू एवोल्यूशन एक्सेप्ट स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। इसका ताल्लुक कहीं आप पढ़ेंगे ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा से रिलेटेड लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट में। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। Which one is true statement regarding Venn hypothesis? अब Venn hypothesis की स्टेटमेंट क्या है उसके बारे में वो कहता है ट्रू स्टेटमेंट क्या है। लाइफ स्टार्टेड इन अंडरग्राउंड हॉट वाटर स्प्रिंग कॉल्ड वेंट, तो बिल्कुल ठीक है, यही हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट है। आर्की बैक्टीरिया द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू बी इवॉल्व, बिल्कुल बात ठीक है। क्यों ठीक है सर? आप रीजन पूछ सकते हैं, सर ये बात क्यों ठीक है। मैं आपको उसकी लॉजिक प्रोवाइड करता हूं। लॉजिक क्या है, अभी आप पीसीआर जब पढ़ेंगे तो पीसीआर में पढ़ेंगे एक आपको टैग पॉलीमरेज। ये पूरी एंजाइम में वाइड एंजाइम है जो 120 डिग्री पर भी स्टेबल रहती है। वैसे तो एंजाइम हाई टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाती है, तो ये 120 डिग्री पर भी स्टेबल रहती है। ये हासिल हुई थी एक बैक्टीरिया के, टी फॉर थर्मस, एक फॉर एक्वेटिकस। तो ये थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया है, ये एक एक्सट्रीमोफिलिक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो उबलते हुए पानी में रहता है। तो वो उबलते हुए पानी का जो बैक्टीरिया है वो किससे तलक रखता है, वो आर्की बैक्टीरिया। चूंकि आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीमोफिलिक होते हैं, एक्सट्रीम लविंग होते हैं। यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, ये एक्सट्रीमोफिलिक नहीं होते इतने। तो आर्की बैक्टीरिया यही कहा गया था कि वो जो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया हैं जो उबलते हुए पानी में रहते हैं, और यही एक सबूत है हमारे पास वेंट हाइपोथेसिस का कि देखें आज भी वो बैक्टीरिया जिंदा रह रहे हैं जो उबलते हुए पानी के चश्मों में रहते हैं, जो 120 डिग्री पर सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये हाइपोथेसिस ठीक हो सकता है। तो आर्की बैक्टीरिया द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, ये बात ठीक है। थर्मस इक्वेटिस का बैक्टीरिया सपोर्ट द वेंट हाइपोथेसिस, अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो बिल्कुल बात ठीक है जनाब। ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट।
वेंट हाइपोथेसिस रिलेटेड सारी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, which one the following features correctly describe एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस। सवाल यह है कि एंडोसिम्बायोसिस है क्या चीज, परेशान नहीं होना बेटा। सिम्बायोसिस एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दो चीजों के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक बन जाए, दोस्ताना माहौल बन जाए कि दोनों उस ताल्लुक से फायदा उठा रहे हो। जैसे आपने गाड़ी रखी हुई है, आपके दोस्त है वो रोज स्कूल जा रहा है, वो कॉलेज जा रहा है, उसको कॉलेज जाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता है, कभी बस मिलती है कभी नहीं मिलती है, रोज धक्के खाने पड़ते हैं। उसने कहा दोस्त आपके साथ मैं दोस्ती कर लेता हूं, ऐसा है आपके पास तो गाड़ी है, मैं आपके साथ गाड़ी में चला जाता हूं आपके साथ, क्योंकि आप भी मेरे स्कूल जा रहे मेरे कॉलेज जा रहे, हम दोनों एक ही गाड़ी में चले जाते हैं। अब इसको तो फायदा पहुंच गया, क्यों, ये उसकी गाड़ी पर बैठ के जा रहा है। अब उस गाड़ी वाले को क्या फायदा हुआ, वो कहेगा यार मैं पेट्रोल शेयर कर दूंगा, मैं पेट्रोल शेयर कर दूंगा, तो दोनों को फायदा हो गया। ऐसा ताल्लुक क्या कहलाता है, सिम्बायोसिस, दोस्ताना माहौल, बाहमी दोस्ताना माहौल। बात दोस्त होते हैं ना, सिर्फ एक फायदा लेता रहता है, दूसरे को कुछ फायदा नहीं देता, वो कॉमर्शियलिज्म होता है। तो जिसमें दोनों को फायदा आता है सिम्बायोटिक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन कहते हैं। एंडो वर्ड होता है इनसाइड सेल, तो ये सेल के अंदर बनता है जनाब, तो ये सिम्बायोसिस सेल के अंदर बन रही है। हुआ क्या है, एक छोटा बैक्टीरिया था, एक छोटा बैक्टीरिया था, वो से वर्जन पर ये छोटा बैक्टीरिया है, ये एरोबिक रिस्पिरेशन कर सकता था, ये तकरीबन एरोबिक रिस्पिरेशन में 38 एटीपी बना रहा था। एक बड़ा बैक्टीरिया बैठा हुआ बेचारा एनारोब था, एनारोब था, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर सकता था, बेचारा 2 एटीपी बना रहा था, लेकिन एटीपी इसको बहुत ज्यादा चाहिए थी। ये जो छोटा बैक्टीरिया था इसको बड़े बैक्टीरिया क्या कर लेते थे, इनगल्फ कर लेते थे, निगल लेते थे, खा लेते थे, क्योंकि फैगोसाइटोसिस तो होती है। अब इस बेचारा बड़ा तंग आ गया, जो भी इसकी औलाद होती थी खाई जाती है। इसने कहा कि जनाब बड़े बैक्टीरिया के साथ हम एक दोस्ताना ताल्लुक बना लें। तो बड़े बैक्टीरिया ने उसको ऑफर की कि यार मैं आपको निगल लेता हूं, ठीक है निगल लेता हूं, निगल के मैं आपको डाइजेस्ट नहीं करता हूं, अपने पेट में क्या कर लेता हूं, जगह ले दे देता हूं आपको, आपको डाइजेस्ट नहीं करता हूं, पेट में मेरे बैठ जाओ, आप जितनी एक्स्ट्रा एटीपी, चूंकि आपको तो एटीपी की 2 की जरूरत है, जो एक्स्ट्रा एटीपी है मुझे देते रहना, एक्स्ट्रा एटीपी। तो ये इसके अंदर आके बैठ गया, ठीक है, ये इसके अंदर आकर बैठ गया, और जो एरोबिक रेस्पिरेशन करता था एक्स्ट्रा एटीपी इस बड़े बैक्टीरिया को मिलती रही, और उस छोटे बैक्टीरिया को क्या फायदा मिला कि वो इससे प्रोटेक्टेड हो गया। तो कहा जाता है यही एरोबिक बैक्टीरिया अब क्या बन गया है, माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। बिल्कुल आप ठीक पहुंचे जगह पर। ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट है, एक नॉन फोटोसिंथेटिक बड़े बैक्टीरिया ने एक फोटोसिंथेटिक छोटे बैक्टीरिया को इनगल्फ किया तो क्लोरोप्लास्ट बन गया। इसका सबूत क्या है जनाब, कैसे हम कह सकते हैं इन दो ऑर्गेनेलिज को कहते हैं ऑर्गेनेलिज सिम्बायोटिक ओरिजिन, क्योंकि इन दोनों ऑर्गेनेलिज के पास वही राइबोसोम है जो किसके पास है, वही राइबोसोम है जो किसके पास है, बैक्टीरिया के पास है। 70s राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, 70s राइबोसोम किसके पास है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी है। इन दोनों ऑर्गेनेलिज के पास डीएनए भी वही है जो किसके पास है, बैक्टीरिया के पास। क्या, सिंगल स्ट्रैंडेड, जो सिंगल डीएनए है, और डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर डीएनए है। क्लियर। और ये दोनों रिप्रोड्यूस भी कैसे करते हैं, बाइनरी फिशन के जरिए, जस्ट लाइक बैक्टीरिया। तो ये हम कह सकते हैं कि एंडोसिम्बायोसिस के लेटेस्ट स्टेटमेंट है। अब हम देखते हैं जनाब कि कौन सी उसने करेक्ट फीचर पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर करेक्टली डिस्क्राइब द एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस। वो कहता है कि पहला फीचर वो बता रहा है कि यूकैरियोट इवॉल्व्ड बाय इंजेस्टिंग, यूकैरियोट इवॉल्व्ड बाय इंजेस्टिंग एंड स्टेबलाइजिंग प्रोकैरियोट। बिल्कुल ठीक है, ये एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस की जनरल स्टेटमेंट है। सो पहला फीचर भी करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है। नंबर 2, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोबेबली इवॉल्व बाय इंजेस्टिंग ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया बाय लार्ज एनारोबिक बैक्टीरिया। अभी एक्सप्लेन किया, ये पॉइंट भी ठीक है, सो दूसरा भी फीचर ठीक हो गया। तीसरा, क्लोरोप्लास्ट प्रोबेबली इवॉल्व बाय इंजेस्टिंग इंजेक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बाय लार्ज नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बात बिल्कुल ठीक है, तीसरा फीचर भी ठीक है। यूकैरियोट evolved by duplication of genetic material. Eukaryote evolved by duplication of genetic material and then encircling the copy by invagination of membrane. तो क्या ये बात ठीक है? नहीं जनाब, ये तो इस हाइपोथेसिस के मुताबिक बिल्कुल बात ठीक ही नहीं है।
चूंकि ये हाइपोथेसिस क्या है, ये है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। वो ये कहता है कि जो उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए था, पहले उसकी कॉपी बनी, एक कॉपी इधर चली गई, एक कॉपी इधर चली गई, एक कॉपी इधर चली गई, ठीक है। तो अब उसके बाद में मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हुई और इसने इस डीएनए को कॉपी कर लिया, तो एक जो मेम्ब्रेन बाउंड डीएनए है वो न्यूक्लियस बन गया, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा क्लोरोप्लास्ट। तो ये कौन सी स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। सो यहां से अगर एक और एमसीक्यू बन सकता है, विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस, तो फिर फोर्थ ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब करता है, 4 ओनली। लेकिन उसने पूछा कि इसका एंडोसिम्बायोट, तो 1 2 एंड 3 ओनली। हमारे पास ऑप्शन क्या है नीचे? हमारे पास ओनली 1 इज करेक्ट। नहीं, बात ठीक नहीं है, सिर्फ 1 करेक्ट नहीं है, ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट 4। बिल्कुल ठीक, ऑल सारे करेक्ट है सिवाय 4 को। सो डेल्टा इज द बीटा इज द राइट ऑप्शन। ऑल करेक्ट नहीं है, सो ऑल आर इनकरेक्ट एक्सेप्ट 4। ये किससे रिलेटेड हो सकता है? मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। सारे इनकरेक्ट है सिवाय 4 के, वो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस के मुताबिक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट फ्रॉम प्रोकैरियोट टेक प्लेस। देखें, बहुत से क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी स्टडी, the probable age of our planet Earth is 4 billion years. तो अर्थ evolved 4 billion years ago. First prokaryote evolved 3.5 billion year ago. लेकिन प्रोकैरियोट से यूकैरियोट जब बना, तो पहला यूकैरियोट कितने साल पुराना है, कितने साल पहले आया? 1.5 बिलियन। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। बट प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बनने में टोटल टाइम कितना लगा? 2 बिलियन ईयर्स। कैसे? देखें कि प्रोकैरियोट कितने साल पुराने हैं। प्रोकैरियोट की एज कितनी है? 3.5। यूकैरियोट की एज कितनी है? 1.5। इन 3.5 में से 1.5 निकाले तो आंसर क्या बचता है? 2। यानी 2 बिलियन ईयर्स लगे हैं प्रोकैरियोट से यूकैरियोट के बदलाव में या इस एवोल्यूशन में। सो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन। मैंने डिटेल एक्सप्लेन कर दिया, इसकी जरूरत नहीं है इसको एक्सप्लेन करने की। एक्सटेंसिव क्वेश्चन, एक्सप्लेन टू हाइपोथेसिस रिगार्डिंग एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। सो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका इन दोनों हाइपोथेसिस से रिलेटेड जो कंसेप्चुअल एमसीक्यूज हैं वो भी क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो काइंडली मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही आपने ये इंफॉर्मेशन दूसरे बच्चों को भी प्रोवाइड करनी है। और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं या जो टीचर हजरात ये वीडियो देख रहे हैं, अपने तमाम स्टूडेंट को आप गाइड कर सकते हैं कि आप एक ऐसा काम करें कि आप फौरन फेडरल बोर्ड की साइट पर चले जाएं। फेडरल बोर्ड की साइट पर जाएंगे तो वहां पर आप एक टैब आपने आइडेंटिफाई करनी है जहां पर लिखा है फॉर स्टूडेंट्स। फॉर स्टूडेंट में फ्री एलएमएस या फ्री प्रेपरेशन के नाम से एक टैब होगी, उसको क्लिक करेंगे, मेरी तमाम वीडियो आपको फ्री में मिल जाएंगी। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है उन बच्चों के लिए बिलखसूस जो फेडरल बोर्ड के हैं, और उससे भी ज्यादा हेल्पफुल हैं जो बच्चे एंट्री टेस्ट में अपीयर हो रहे हो। उम्मीद करता हूं आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज, अल्लाह नेगहबान।